गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता आप सबका इस नए चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो हम लोग रूबरू हो रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है और वो है मदर्स एजुकेशन हब में होने वाली हर संडे को जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर के हम लोग आज रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, हर संडे को मदर्स में 3 शिफ्ट के अंदर ऑफलाइन पेपर होते हैं और उस शिफ्ट में लास्ट शिफ्ट आपकी 3 से 4 की शिफ्ट रहती है। तो डेली की डेली अब से हर संडे को ही आपको 5 बजे इसका सॉल्यूशन का मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन हैं उनका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एसटी का सॉल्यूशन करेंगे। इसका मतलब हम लोग बेसिक्स जो है उस बेसिक चीज़ों को नहीं करेंगे। जैसे आपका कोई टॉपिक हो चुका है और वो क्वेश्चन आपसे वहां नहीं हुआ तो आप उस सॉल्यूशन को देख करके समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, जैसे आपका एलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ और एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि वो बात आप ना समझ पाए क्योंकि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको इसका सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। साथ में एक और चीज कि हम कई बार क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर 2 मिनट एक सवाल में लगा देते हैं या एक क्वेश्चन के अंदर हमने 80 सेकंड लगा दिए जबकि वो क्वेश्चन होना चाहिए था आपका 5 सेकंड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उन सभी बातों को हम लोग यहां पर देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उन 25 क्वेश्चन का एग्जाम ओरिएंटेड मेथड उस पर हमारा डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैंने सीरीज उसी सीक्वेंस में ली है जिस सीक्वेंस के अंदर ये आप लोगों के टेस्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि थर्ड सेक्शन है मैथ का, तो यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, किसी परिवार में 3 चीजें हैं, स्टडी, क्लॉथ्स और एंटरटेनमेंट, उस पर खर्चा इस रेशो में है। यदि इनमें 20, 30 एंड 50% का इंक्रीमेंट हो जाए तो परिवार के कुल खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी बेसिक अप्रोच की। दोस्तों, मैंने देखा कि यहां पर सबसे ज्यादा खर्चा इस पे हो रहा है, मतलब इस पे जो खर्चा हो रहा है वो इन दोनों से मिला के भी ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है और सेकेंड हाईएस्ट वेटेज इसका है और इसका वेटेज तो बहुत कम है, इस पे खर्चा ही कम हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें इंक्रीमेंट 30% का हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट 20% का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो 30 से 20 के बीच में होगा और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है तो हम मुश्किल से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके बेसिक मेथड की बात करना चाहें कि इसका बेसिक मेथड क्या है, तो दोस्तों इसका बेसिक मेथड भी हम लोग साथ में समझ लेते हैं। देखो, यहां पर 12, 17, 3 का रेशो है। इसको हमें 20, 30 और 50% बढ़ाना है। परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना हो तो हम एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। मैंने मान लिया कि पहले इतना इतना एक्सपेंडिचर हो रहा था, इसको 20% बढ़ाना है तो इसका 20% 12 टू जा 24 हो जाएगा। इसको 30% बढ़ाना है तो 17 से 51 हो जाएगा, 51। इसको 50% बढ़ाना है तो इसका 50% 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल चेंज हो रहा है एक्सपेंडिचर में वो 50, 60, 70, 80, 90 रुपए का खर्चा बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? अगर हम पहले खर्चा देखें तो 200 प्लस 320, 320 पे बढ़ रहा है। तो अगर हम इस परसेंटेज को निकालें तो आप यहां पर देखेंगे 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा 25, 4 से कटेगा 8 बार, तो 225/8 करेंगे, 28 एंड 1/8% हमारा आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन देखो। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया पर 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। देखो दोस्तों, टोटल काम कितने दिन का था? 3 दिन का। और कितने दिन काम हो गया? 2 दिन। इसका मतलब अभी ए और बी के 1 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। ए और बी के 1 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ काम है। लेकिन अब बी ने तो काम छोड़ दिया तो बचा कौन? ए। तो इस प्रकार काम को पूरा होने में 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, मतलब 1 दिन में काम होना चाहिए था लेकिन अब 1 की जगह 2 दिन में काम हो रहा है। काम 1 दिन में होना चाहिए था, बचा हुआ काम 1 दिन का था, लेकिन अब ए ने अकेले ने इस काम को कितने दिन में किया? दोस्तों, ए ने 2 दिन में किया। तो इसका मतलब जो काम ए और बी ने 1 दिन में किया था वही काम ए ने 2 दिन में किया है।
तो यहां से आप देखेंगे ये 2a है, ये a है, इधर जाएगा क्या बचेगा a, और इधर क्या बचेगा b। इसका मतलब a और b की एफिशिएंसी क्या आ गई है, बराबर आ गई है। दोस्तों a और b की एफिशिएंसी बराबर आ गई है, तो हमसे पूछा है कि b अकेला इस काम को कितने टाइम में करेगा। अगर 2 जने मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, तो जब आदमी एक ही होगा तो उसको 6 दिन लगेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी तो सेम ही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अलजेब्रा से। देखो दोस्तों, यहां पर मैंने ये टर्म देखा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब x को 1/x कर दूं, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी x - 6, ये भी इनवर्स हो जाएगी। इस 1/x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1/x, और इस -6 को इधर ले जाएंगे तो बराबर 6 हो गया। तो अगर x - 1/x की वैल्यू हमारे पास है, और अगर हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, कभी भी अगर माइनस को प्लस में करना है तो इसका फॉर्मूला होता है √a², मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, और अगर प्लस में चाहिए तो +4 कर देते हैं। तो 36 + 4 करेंगे, √40 हमारा आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि ऑप्शन में √40 3 तरीके से दे रखे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रोल आता है इस चीज का। इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव है। अब आप बताओ, अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो ये भी एक निगेटिव वैल्यू है, और निगेटिव का उल्टा भी निगेटिव होगा। तो निगेटिव और निगेटिव को जोड़ोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसका मतलब √40 जो होगा वो निगेटिव में होगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती। आंसर बी हो जाएगा हमारा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही उनको मैं बता दूं कि x + 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास होती है, सॉरी x - 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास होती है, मान लो a है, तो x + 1/x अगर रूट केवल साइन चेंज करना होता है तो हमारी वैल्यू होती है √a² + 4। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों, एक डिनर सेट का मूल्य इतना मार्क प्राइस किया गया है, और एक कस्टमर ने इसके लिए इतने रुपए पे किए हैं। यदि कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला करके ये इतने रुपए उसने पे किए हैं, तो यदि पहली रेट 15% है तो दूसरी रेट क्या होगी? दोस्तों 1500 पे पहले 15% डिस्काउंट देंगे। 1500 का 15%, 1% 15 हो गया, तो 15% 225 हो गया। अगर 225 का डिस्काउंट देता हूं तो ये बचेगा 1275 का। लेकिन कस्टमर ने 1275 की जगह कितने रुपए दिए, 1173 रुपए दिए। इसका मतलब कितने रुपए और कम कर दिए, 102 रुपए। तो ये 102 रुपए क्या है, ये सेकंड डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट देने के बाद 1500 पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो इतना इतना बचा 1275। 1500 का 15% कितना हो जाएगा, 225। तो इतने रुपए बचे 225 करने के बाद, लेकिन कस्टमर ने इतने ही पे किए। इसका मतलब अभी 102 रुपए का डिस्काउंट और देना है, और ये 102 रुपए का डिस्काउंट कितने पे दिए, 1275 पे। तो आपको देखना है कि 102 जो है वो 1275 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 51 बार, 51 से कटेगा 2 बार, और 2 × 4 करेंगे 8%। दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, अगर आप नहीं समझ पाए, कि कोई 1500 रुपए की चीज है, कस्टमर को पहले 15% का डिस्काउंट मिला, तो 15% का डिस्काउंट हो गया 225 का, मतलब बचा 1275। अब इस पे ही एक और डिस्काउंट मिल रहा है, और कस्टमर इसके लिए 1173 रुपए ही पे कर रहा है। तो आप ये कहेंगे ना कि सर 102 का डिस्काउंट मिला है, कितने पे मिला है, 1275 पे। तो वही हमने निकाला है 102 1275 का कितना परसेंट है, 8%। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का एक पैटर्न है जिसके ऊपर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये पैटर्न अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें छिपी हुई है। लेकिन मैं क्योंकि एसटी का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो हम यहाँ बेसिक्स के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, और जिनको ये बात पता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वो इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो जब मैं इसके बारे में रिलेटेड वीडियो आपको डालूंगा, तब उसके अंदर आप देख करके इसको समझ पाएंगे। इन्होंने कहा है कि ये एक सीरीज है और ये 20 टर्म्स तक की है, इसका मान क्या होगा? दोस्तों 20 टर्म्स तक की है, तो आप सबसे पहले एक चीज देखें कि यहां पर 2 अलग अलग सीरीज है। देखो, एक तो है 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, और एक दूसरी है आपकी, कलर चेंज करता हूं, 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10। आप देख रहे होंगे कि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, और यहां पर 3 के डिफरेंस में 1 + 3 4 हो गया, फिर 4 + 3 7 हो गया, फिर 7 + 3 10 हो गया।
और इन्होंने बोला है 20 पद हैं। 20 पद का मतलब 10 इस सीरीज के हैं और 10 इस सीरीज के हैं। तो दोस्तों हमेशा ऐसी सीरीज के अंदर केवल पहला और आखिरी टर्म हमारे काम का होता है। तो पहले टर्म तो हमको दोनों के पता है, आपको आखिरी टर्म पता करना है। देखो एक तो इस वाली सीरीज का और एक इस वाली सीरीज का, इसको मैंने रेड कलर से बना रखा है। मैं पहले रेड कलर वाली सीरीज की बात करता हूं, मैं कलर भी रेड कर लेता हूं। दोस्तों रेड कलर वाली जो सीरीज है, इसका 10वां पद मुझे निकालना है। बताओ पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो 10वें पद में क्या आएगा? 10 इंटू 11। अब मैं बात करता हूं इस ब्लू कलर वाले की। अगर मैं इस ब्लू कलर वाले की बात करूं दोस्तों, तो इसका देखो पहला पद 1 है, दूसरा टर्म 4 है, मतलब 3 बढ़ गया। फिर अगला पद फिर से 3 बढ़ गया, मतलब मुझे एक टर्म बढ़ाने के लिए 3 बढ़ाना पड़ेगा, 2 टर्म बढ़ाने के लिए 6 बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे तो इसके बाद 9 पद और चाहिए, तो 9 3 27 बढ़ाना पड़ेगा, 27 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 पे 27 इंक्रीज करूंगा तो 28, मतलब 28 इंटू, और दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है? 3 3 का डिफरेंस है, शायद वो दिख नहीं रहा मेरे ख्याल में, तो मैं इसको यहां पर ले आता हूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। पहले तो था रेड वाला, रेड वाला हो गया 1 10 इंटू 11। और अब हम बात करते हैं ब्लू कलर वाले की। तो ब्लू कलर वाले में मैंने बताया था हर एक में 3 का डिफरेंस है, तो 9 पद बढ़ाने तो 27 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 1 के बाद 27 और बढ़ाएंगे तो 28 128। और कितने कितने का डिफरेंस है? 3 3 का, तो दोस्तों 3 बढ़ा देंगे 1। देखो सबसे पहले मैं रेड सीरीज का अगर करूं, तो दोस्तों रेड कलर की सीरीज के अंदर हमेशा हमारे काम का होता है पहला ये और आखिरी ये। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/1 माइनस 1/11। क्यों होती है अभी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में देखेंगे कितना टाइम बचता है। अगर टाइम रहता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक भी बता दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी आ जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं इस ब्लू कलर वाली सीरीज का सम करना चाहूं, ब्लू कलर वाली का, तो इसका पहला पद है 1, तो 1/1, और आखिरी पद है 31, तो माइनस 1/31। लेकिन दोस्तों हमको एक चीज देखनी होती है कि जो नीचे दो टर्म मल्टीप्लाई में हो रहे हैं उनका डिफरेंस ऊपर है या नहीं है। तो देखो इनका डिफरेंस 1, इस वाली सीरीज में जो डिफरेंस है वो 1 का है और ऊपर 1 है। लेकिन इस वाली सीरीज में डिफरेंस 3 का है और 3 ऊपर नहीं है। तो जब डिफरेंस नहीं होता तो आपको उस डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे 1 माइनस 1/11 तो बन गया 10/11, और ये 1 में से 1/31 जाएगा तो बचेगा 30/31, और 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो 10/31। और अगर मैं इनका सम करूंगा तो दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा 310 प्लस 31 341, और 341 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, एक ट्रेन 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि 162 मीटर का प्लेटफॉर्म है और यहां 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 42 मीटर का। और इस 42 मीटर को पार करने में ट्रेन को 18 और 15 कितने सेकंड का डिफरेंस लग रहा है? 3 सेकंड का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रेन 42 मीटर 3 सेकंड में चलती है। इसका मतलब उसकी स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड। ये हमको स्पीड पता लग गई। लेकिन उसने तो हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है। दोस्तों ट्रेन अगर 1 सेकंड में 14 मीटर चलती है तो 15 सेकंड में 15 गुना 14 करोगे 210 मीटर आएगा। आपने ये देखा कि सर ये 210 मीटर चली है, इस 210 मीटर में से 120 मीटर का तो केवल प्लेटफॉर्म ही था। तो अगर मैं इसमें से 120 मीटर घटा दूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 90 मीटर। इस वीडियो में आप बेसिक्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना। आप ये मत समझना कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको टॉपिक पढ़े हुए आपको पता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाना चाहिए एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर भी काफी वक्त ले लेके मैं आपको बता रहा हूं, इतना टाइम लगता नहीं है हमको। तो एग्जाम में तो सीधा देखना है 42 मीटर 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 14, तो 15 सेकंड में 210, 210 में से 120 का तो यही है, 90 मीटर हमारा आंसर हो। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो sec x प्लस कोसेक्स का मान दिया और ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखो दोस्तों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें दो चीजें मिक्सअप है, मेरे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरा सिलेक्शन। मैं खुद एसएससी सीजीएल जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं खुद इंस्पेक्टर हूं, एनआईए में इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्टेड हूं।
तो यहां पर जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करना चाहिए। और मैं टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो क्या काम में आएगा आपके, वो काम में आएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो टाइम लैप्स करता है, कहां पर चीजों को अपने टाइम को खराब कर रहा होता है, उन चीजों को मैं आपको बचाऊंगा। यहां पर हमने देखा sec x और cos x, और हमने देखा कि यहां cos स्क्वायर है लेकिन यहां tan स्क्वायर है। तो आप समझ गए होंगे इसको देखते ही जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि सर sec की आइडेंटिटी होती है जिसमें हम tan में बदल सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर इसका स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो इसके a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab मतलब sec इंटू कोस क्या हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। दोस्तों sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। बस इसी आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर चाहिए था और साथ में कोस स्क्वायर तो वैसे ही बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताओ 2 इधर जाएगा क्या बचेगा 7। मुझे केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी। तो मुझे बताओ 7 में से 1 इधर चला जाएगा क्या बचेगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 58, एक बेलनाकार लट्ठे से जिसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर है एक संभावित मैक्सिमम गोला काटा जाता है, तो ओरिजिनल बेलन का कितना अंश काटकर अलग किया गया है। दोस्तों ये है एक सिलिंड्रिकल बर्तन। देखो, मान लो इसकी रेडियस जो है वो r है, तो इसने कहा है कि इसकी हाइट इसकी डायमीटर के बराबर है। क्या इसका व्यास जो होगा डायमीटर होगा वो डबल हो जाएगा 2r। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इससे काट करके हमने एक मैक्सिमम गोला अलग किया है। दोस्तों जो मैक्सिमम गोला इससे कटेगा क्या वो इसी तरीके का कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस गोले की रेडियस अगर r है, तो आप देखेंगे कि ये भी r है और ये भी r है, ये r और r 2r, और हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी 2r ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसने पूछा है कि इस सिलेंडर से जो हमने ये गोला निकाला है वो कितना हिस्सा है। तो दोस्तों इन दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h मतलब सिलेंडर की हाइट जो है 2r। और अगर मैं गोले का वॉल्यूम निकालूं तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूं, उधर स्पेस कम पड़ेगा आपको दिखेगा नहीं। पाई r स्क्वायर h हो गया 2r। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने r लिखा है। अब यहां इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखेंगे पाई से पाई कट गया, r क्यूब से r क्यूब कट गया, 2 से कट गया 2 बार, और ये 3 इधर आ जाएगा तो 3:2। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वॉल्यूम के सिलेंडर में से हमने 2 वॉल्यूम का गोला हटा दिया। उसने हमसे यही पूछा है कितना हिस्सा हटाया, तो 2 हटाया 3 में से 2/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ट्राइंगल एबीसी में शीर्ष ए से बीसी पर एक मीडियन और लंब का पाद डी और ई है, तो डीई की लंबाई हमसे पूछी गई है। देखो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें, मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो हम यहां पर इसको अगली स्लाइड में बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं ट्राइंगल एबीसी में। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये हमने ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल एबीसी में ए से बीसी पर मीडियन, ये ट्राइंगल एबीसी नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी। ए से हमने एक मीडियन खींची है, ये मीडियन खींच दी, और ए से एक लंब खींचा है, एल्टीट्यूड खींचा है हमने, तो यहां से हमने एक एल्टीट्यूड खींच दिया, ये 90 डिग्री का एंगल ये दे दिया। ठीक है, इनके डी और ई है, तो डीई की लंबाई बताओ। ये वाली लंबाई हमको पता करनी है, ये जो लंबाई है डीई ये हमको पता करनी। और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बी बी सी और सी ए मतलब साइड के फॉर्म में दिए गए। तो करते हैं हम दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि अगर उसने ये मीडियन बोला है, अगर ये मीडियन बोला है इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये बीसी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये बीसी का आधा हो गया, BC/2 हो गया ये, और ये भी बीसी का आधा हो गया, BC/2 हो गया यहां तक। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि एक राइट एंगल अगर ये है तो ये भी राइट एंगल हो गया, तो इस राइट एंगल में और इस वाले राइट एंगल में
क्या ये साइड दोनों में कॉमन आ रही है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रही है सर। तो मैं एक काम करता हूं, आपसे पूछता हूं कि बताओ ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा इस वाले ट्राइंगल से? तो आप कहेंगे सर ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर ये होगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस वाले ट्राइंगल में ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर माइनस बीई। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, हमें ए बी और ए सी तो चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि डीई का मान क्या होगा, और ए बी बी सी और सी ए के फॉर्म में चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, जो टर्म हमको नहीं चाहिए ना उनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे बीई स्क्वायर को मैं इधर लेके चला गया तो ये बन गया बीई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, और इस ए सी स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो ये बन गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखो ये तो हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, ये दोनों हमको नहीं चाहिए। तो इसको कैसे हटाएं? आप मुझे बताओ, क्या बी से लेके ई जो है बीई, इसको मैं ये BC बाई 2 प्लस डीई नहीं लिख सकता क्या? यहां तक तो BC बाई 2 हो गया और यहां तक डीई हो गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं BC बाई 2 प्लस डीई का स्क्वायर। और इसी तरीके से EC की अगर हम बात करें तो दोस्तों EC को मैं BC बाई 2 ये पूरे में से DE घटा दूं, नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख रहा हूं BC बाई 2 माइनस DE का स्क्वायर। दोस्तों आप देखेंगे कि ये बन गया A प्लस बी का स्क्वायर माइनस A माइनस बी का स्क्वायर, जो होता है 4AB, मतलब 4A मतलब हो गया BC बाई 2 और B मतलब हो गया DE। और ये वैल्यू किसके बराबर थी? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी। आप देखेंगे कि 2 से ये कट गया 2 बार, तो मुझे डीई का मान चाहिए था। तो डीई बराबर क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2BC बचा तो 2BC। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2BC, ये हमारी वैल्यू आ गई है। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 2BC, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन एक रिजल्ट है, इसको रिजल्ट के फॉर्म में भी याद कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर में भी इस पे सवाल पूछे गए हैं। जब हमारे पास एक मीडियन हो, और हमारे पास एक एल्टीट्यूड हो, तो दोस्तों हमेशा इनके बीच की डिस्टेंस, इसको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना, इनके बीच की डिस्टेंस इन दोनों साइड की स्क्वायर के डिफरेंस में इस साइड के डबल का भाग देके निकालते हैं। यह सवाल एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हो सकता है कि इस फॉर्म में ना पूछे, बल्कि वो आपको इन तीनों साइड की वैल्यू दे दे। हो सकता है वो आपको बोल दे ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, अब बताओ क्या होगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 6 और 7 के स्क्वायर के डिफरेंस में इस 8 का डबल का डिवाइड कर देना है। ये एक रिजल्ट है, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। यहां पर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बता दूं, चलो जल्दी से बता देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको कहे कि ये 6 है, ये 8 है और ये 7 है। अब आपको कहे कि यहां से एक एल्टीट्यूड खींचा गया है और यहां से एक मीडियन खींची गई है, बताओ इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की जो ये ब्लैक कलर वाली डिस्टेंस है, बताओ क्या होगी। तो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, इसमें डिवाइड कर देंगे इसके डबल को 14 को, ये हमारा आंसर। ये रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है। यहां पर हमने पूरा प्रूव किया इसलिए इतना वक्त लगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की मैं आपको एक अप्रोच और बताता हूं, वो मैं यहीं पर बता देता हूं। देखो इस अप्रोच से कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, मैं आपको एक अप्रोच और सिखाता हूं, वैल्यू पुटिंग। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसटी की, हम बेसिक की बात नहीं कर रहे कि एग्जाम में हम इस सवाल को कैसे करेंगे। दोस्तों ये सवाल जब एग्जाम के अंदर आएगा तो हमारे पास एक और लड़ाई रहेगी, और लड़ाई क्या रहेगी, टाइम की, कि हमें टाइम भी बचाना है। तो देखो इस क्वेश्चन का जब हम डायग्राम बना रहे हैं, मैं यहां डायग्राम बनाता हूं। तो ये तो हो गई मीडियन, ये हो गया एल्टीट्यूड, और ये वैल्यू हमको निकालनी थी। तो जब हम कोई ट्रिपलेट को यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हम यहां पर भी कर सकते हैं। कैसे वैल्यू पुटिंग करेंगे मैं आपको समझाता हूं। ऐसा कोई ट्रिपलेट लो जिसकी साइड 2 में कॉमन हो। देखो ये वाली जो साइड है
वो इस राइट एंगल में भी है और इसमें भी है। तो मैं एक काम करता हूं, इस साइड को ले लेता हूं 8, इसको ले लेता हूं 6 और ये लेता हूं 10। और अगर ये 8 है तो मैंने ये राइट एंगल है, ये ले लिया 15 और ये ले लिया 17, क्योंकि 8 15 17 भी ट्रिपलेट है और 8 6 10 भी ट्रिपलेट है। मैं इससे भी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि यही तो चीजें सीखनी है एसटी के अंदर, मेन चीज ही ये है सीखने की। देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये मैंने साइड 15 ली है, ये साइड मैंने 6 ली है, और अगर ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो दोस्तों ये टोटल हो गया 21, ये हो गया 21। 21 का आधा करोगे तो यहां से यहां तक हो गया 10.5। मुझे बताओ ये पूरा 15 था, ये 10.5 है, तो क्या ये 4.5 बचा क्या? इसका मतलब जो वैल्यू हमको निकालनी है वो वैल्यू है 4.5, मतलब 9/2। हमको जो डीई की वैल्यू निकालनी है ये 4.5 आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पिछले डायग्राम से समझ रहे होंगे, मैंने नामकरण नहीं करा। ये वैल्यू जो निकालनी है ये वैल्यू 4.5 आनी चाहिए जो मैंने रखी है। अब ऑप्शन से चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आपको 4.5 वैल्यू दे रहा है। देखो ए बी का मान, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी और ये पॉइंट है ई। देखो दोस्तों, ए बी का मान है हमारे पास 17, तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, माइनस एसी, एसी की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, अपॉन 2 बीसी, बीसी की वैल्यू पूरी की पूरी 21 है, 21 का डबल करेंगे 42, तो ये हो गया 189 अपॉन 42। 21 से काटेंगे 2 बार, 21 से कटेगा 9 बार, 9/2 4.5 आ गया, और 4.5 ही हमें चाहिए था। दोस्तों इस तरीके से भी हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। हालांकि ये एक रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया ये वाला, कि अगर ऐसा कोई सवाल आया आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अमन इतने रुपए की राशि को 3 बेटों एबीसी में निवेश करता है 2, 3 और 4 ईयर्स के लिए, ताकि उनको समान राशि, यहां राशि को काट करके आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, ब्याज करना पड़ेगा, यहां मिस प्रिंटिंग है। ये क्वेश्चन ब्याज से सॉल्व होगा। यदि ब्याज की दर 10% है तो अधिकतम राशि किसी बेटे में निवेश की गई है वो कितनी है? दोस्तों 3 बेटे हैं, मैंने माना पहले बेटे को ए रुपए दिए, दूसरे को बी दिए, तीसरे को सी दिए, सबकी रेट 10% है। तो आप मुझे बताओ 2 साल के लिए जिसको दिए हैं उसको 10% से 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 20%। जिसको 3 साल के लिए दिए उसको 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 30%। और 4 साल वाले को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40%। और उसने बोला कि यदि यह ब्याज बराबर मिले, समान मिले, समान ब्याज मिले, इसका मतलब ये इंटरेस्ट मुझे क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने पड़ेंगे। ये इंटरेस्ट मुझे क्या करने पड़ेंगे? इक्वल करने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 बेटे को ए बी सी रुपए दे दिए, तीनों को 10% के रेट पे दिए हैं, 2, 3 और 4 साल के लिए दिए हैं। तो दोस्तों 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, 4 साल में 40% ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज बराबर है तो बराबर कर दिया। आप देखेंगे 0 0 0 कट गया, तो ए बी सी का रेशो निकलेगा। ए का रेशो निकालेंगे 4 3 12। बी का रेशो कैसे निकालते हैं? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। सी का रेशो कैसे निकालेंगे? इसको छोड़ के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। और ये रेशो क्या आ गया? 6:4:3। इसका मतलब जो पैसा दिया है वो 6:4:3 में दिया है। उन्होंने पूछा है मैक्सिमम राशि बताओ, तो मैक्सिमम तो 6 दिए। कितने में से? टोटल है 13। इसका मतलब मैक्सिमम हमने 6 रुपए दिए हैं, कितने में से? 13 में से दिए हैं, मतलब 6/13 पैसा दिया है। कितने में से? टोटल राशि थी 15860। तो आपको देखना है 15860 का 6/13 कितना है। 13 से इसे काटेंगे, 13 से एक बार कटा, 13 दूना 26, 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 6 और 1 7, सॉरी 7320। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 6 का 7320, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। आसान सवाल था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 61। 11 खिलाड़ियों की एक टीम की कैप्टन की एज 25 ईयर्स है। कैप्टन की एज दी है 25। विकेट कीपर कैप्टन से 3 साल बड़ा है। इसका मतलब विकेट कीपर 3 साल बड़ा, मतलब 28 का हो गया। जब इन दोनों की एज को हटा दिया जाए, मतलब इन दोनों की मिला के एज कितनी है? 53। जब हम 53 ईयर्स को हटा दें तो शेष खिलाड़ी, शेष कितने बचे? 11 में से 2 गए तो 9 खिलाड़ी, 9 लोगों की एवरेज एज
पूरी टीम की एवरेज एज से 1 साल कम हो जाती है। आप बताओ 9 लोगों की उम्र 1-1 साल कम हो गई, इसका मतलब 9 साल कम, 9 साल ज्यादा ही ले गए हमारे। तो पूरी टीम की औसत आयु क्या है दोस्तों? 9 साल अगर कम कर दें तो ये हो गया 44। 44 अगर 2 लोगों की उम्र है तो औसत कितने का हो गया? 22 साल। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। दोनों की उम्र 53 थी, इसने बोला कि जैसे ही इन दोनों को हटाया तो 9 लोगों की उम्र 1-1 साल कम हो गई। 1-1 साल कम होने का मतलब 9 साल कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये 9 साल एक्स्ट्रा ले गए। तो अगर मैं 9 साल हटा दूं इनमें से तो 44 ईयर्स एवरेज एज होनी चाहिए 2 लोगों की, तो औसत कितने का आ गया? 22 का। मैं बेसिक अप्रोच यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बेसिक से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिक से कैसे करेंगे? मान लो कि 11 खिलाड़ियों की एवरेज एज एक्स है और अब 2 खिलाड़ियों को हटा दिया तो कितने बचे? 9 लोग। 9 लोगों की एवरेज एज कितनी हो गई? एक्स माइनस 1। तो 11 लोगों का एवरेज अगर एक्स है तो टोटल कितना हो गया? 11x। और 9 लोगों का एवरेज अगर इतने का है तो टोटल कितना हो गया? 9x माइनस। अब आप बताओ 11 लोगों की उम्र में से आपने कितनों को हटाया था? 53 साल को हटाया था। अगर मैं इसमें से 53 हटा दूं तो ये 9 लोगों की उम्र के बराबर आ जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 11x में से 9x इधर आएगा तो बचेगा 2x, और ये 53 प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 44। तो 2x की वैल्यू 44 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो भी आपका आंसर 22 आएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें ये रेशो हमें दिया है। तो ट्रेपेजियम एईसीडी, एईसीडी क्या हो गया? एईसीडी। ओके, इस ट्रेपेजियम और ट्राइंगल ईएफसी, ईएफसी हो गया, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू कर लेता हूं, इस वाले ईएफसी, इसका रेशो हमसे पूछा जा रहा है, इनका अनुपात पूछा जा रहा है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी इस बात को जानते हैं और 100% जानते होंगे कि कभी भी एक ही सिरे से अलग अलग ट्राइंगल बनाते हैं तो इन सबके एरिया का रेशो वही होता है जो इनके बेस का रेशो होता है। पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी जानते होंगे कि रेक्टेंगल के अंदर अगर हम डायगोनल खींचते हैं तो इन दोनों का एरिया बराबर होता है। इन दोनों बातों का इस्तेमाल मैं इसमें करने वाला हूं। आप मुझे बताओ, अगर ये इक्वेशन दी है तो यहां से मैं आपसे पूछूं एई का रेशो क्या होगा, तो एई का हो जाएगा 3 दूना 6। ईएफ का रेशो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3। और एफ बी का रेशो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2। मतलब मेरे पास एई ईएफ एफ बी, एई ईएफ एफ बी का रेशो आ गया 6:3। तो अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं समझने के लिए, तो आप ये कहेंगे सर इस एक सिरे से सारे के सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, इस एक सिरे से सारे के सारे ट्राइंगल बन रहे हैं, तो अगर इनका बेस का रेशो 6:3 है तो इनके एरिया का रेशो भी 6:3 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैंने ये ब्लैक कलर का डायगोनल खींचा है इसके इधर वाला एरिया 6 और 3 9 और 2 11 हो गया। तो आपको पता है कि अगर इधर का एरिया 11 है तो इधर का भी 11 होगा। तो हमसे पूछा था ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम था ये पूरा यहां से लेके ये। तो आप बताओ 11 + 6 कितना हो गया? 17। और ये वाला ट्राइंगल कितना हो गया? 3। तो 17:3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो। एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो हमें दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा ये हमसे। दोस्तों ये रेशो अगर हमें दिया है तो क्या हम इसको 7x 5x और 3x मान सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल मान लो। हमें दिया है इसका टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू LBBH HL का सम। तो देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर बार बार आएगा, मैं एक्स स्क्वायर को एक जगह लिख लूंगा। तो 7 5 35 प्लस 5 3 15 प्लस 7 3 21, और सब में जो एक्स स्क्वायर आएगा उसको मैंने एक जगह लिख लिया। और ये सरफेस एरिया हमें दे रखा है 27832, 27832। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 2 से कट रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल कट रहा है। 13 9 तो 16, और इनका सम हो गया 50 71। 71 एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी सवाल इस तरीके से आएगा। देखो दोस्तों मैंने यहां पर मोटा मोटा देखा कि इसका 100 गुना होगा 7100 और 200 गुना होगा 14200, 14200 इसका 200 गुना होगा। लेकिन ये इससे कितना कम है? 200 प्लस 84,
284 कम है। आप बताओ 284 इसका कितने गुना है? 4 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका 200 गुना नहीं है बल्कि 4 कम है, 196 टाइम्स है। तो मैं इसको इससे काट दूंगा 196 बार। किस तरीके से कैलकुलेशन करी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 71 का 100 टाइम्स होता है 7100, डबल करा मैंने 14200, लेकिन मैंने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस 284 का रह गया, मतलब 4 गुने का डिफरेंस रह गया। ये 200 गुना नहीं है बल्कि 4 कम 196 है। तो दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 आ गई तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 14। ये तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी तो मैंने की है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14। हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। दोस्तों x की वैल्यू कितनी है? 14। तो x x x 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर हम 14 का एक साथ क्यूब कर देंगे जो होता है 2744। और यहां पर 7 5 35 और 35 3 105। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से तो अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से करोगे तो ये आ जाएगा। और 5 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? मतलब आधा कर दो इसका। देखो 5 से मल्टीप्लाई करते वक्त भी क्या करो, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आधा होगा। तो इसका आधा क्या हो गया? 13 7 2 0। और अगर मैं इनको जोड़ दूं 0 2 1 8 8 2 288120, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मैंने ये कैलकुलेशन की है दोस्तों, इसको 105 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से तो अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, मैंने 5 से नहीं किया, मैंने पहले इसको 10 से किया। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, और 5 से करना था मतलब इसका आधा करना है तो मैंने इसका आधा करके जोड़ दिया इसके अंदर। देखो इसका आधा किया और जोड़ दिया, तो ये हमारा आंसर। क्योंकि मैंने यहां पर एक चीज देखी थी कि इसके यूनिट डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तक भी सेम नहीं आ रहे थे। अगर ये अलग अलग होते ना यहां पर तो फिर हम इतना कुछ करते नहीं, लेकिन इन्होंने 2 2 2 सब में दे दिया, इसलिए मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा फिर। अभी ऑलरेडी 37 मिनट के आसपास हो चुके हैं और मैं चाह रहा हूं कि वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबा ना बने। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और हमसे पूछा है कि निम्न में से क्या सही। देखो हमें ये दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि मान क्या है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, पहला दिया है कि यदि ये बराबर 4 है देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं कि क्या 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप मुझे बताओ कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 प्लस कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2 अपॉन 1 प्लस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। आपको चेक करना है कि ये वैल्यू क्या 4 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों यहां पर एलसीएम क्या आएगा? 2, और यहां पर भी एलसीएम 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां नीचे बचेगा 2 माइनस √3, और 2 माइनस √3 नीचे से ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर आएगा 2 प्लस √3, 2 से तो 2 कट गया, तो ये बनेगा 2 प्लस √3, और 2 प्लस √3 नीचे से ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? 2 माइनस √3। तो आप देखेंगे √3 से √3 कट गया, 4 आ गया, मतलब ये तो सही है, ये वाली बात तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि ये बराबर 5 कोसेक थीटा है इफ थीटा बराबर 60। फिर से उसने बिल्कुल फर्जी चीज कर दी, उसने आपको एंगल ही दे दिया। तो दोस्तों एंगल रख के चेक कर लेते हैं। अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तो 3 tan 60 का मान होता है √3 प्लस कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये वैल्यू बराबर आ रही है 5 कोसेक 60 डिग्री। दोस्तों कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है। एलसीएम आएगा √3, तो ये इधर की तरफ जाएगा, 3 3 9 9 और 1 10 बन गया, और इधर आप देखेंगे ये भी 10/√3 है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 and 2 बोथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो आसानी सवाल है, मेरे ख्याल में आप सबसे हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो देखते हैं, आप समझ जाएंगे। दोस्तों ये फॉर्मेट क्या है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, और नीचे क्या है? a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। दोस्तों ऊपर वाला जो है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और दोस्तों नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है टर्म, वो नीचे वाला टर्म यही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दोस्तों ये टर्म इससे कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए मतलब 4.7 प्लस 3.8 प्लस 1.5। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो आप देखेंगे 0.3 को, देखो टोटल करते वक्त भी समझदारी, 0.3 अगर इधर शिफ्ट करूंगा तो 5 हो जाएगा, और ये 3.5 और 1.5 ये भी 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 2 साल में इतना और 5.5 साल में इतना हो जाता है, तो रेट बताओ। दोस्तों आप मुझे बताओ, 2 साल और 5.5 साल में 3.5 साल का अंतर है, मतलब 7/2 ईयर्स का डिफरेंस है। और ब्याज में कितने का अंतर आ गया दोस्तों? 2100 रुपए का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3.5 साल का जो इंटरेस्ट है वही 2100 है। तो 7 से कटेगा 300 बार, 300 का डबल करेंगे 600। मुझे पता लग गया कि 1 साल का ब्याज जो है वो 600 रुपए है। दोस्तों 2 साल में जब 4000 हुए थे तो इसमें 2 साल का ब्याज ब्याज ही 1200 रुपए हो गया। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 600 है तो 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200। तो अगर मैं इसमें से 1200 इंटरेस्ट के हटा दूं, इसमें से 1200 हटा दूं, तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच जाएगा? 2800 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया? 2800। हमसे पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो हमको पता है कि 1 साल में 600 का ब्याज मिल रहा है, 2800 पे गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से 3 बार, 2 से 14 बार। हम जानते हैं कि 1/14 का मतलब होता है 7 एंड 1/7, और उसका 3 गुना करना है तो 21 से 3/7%। या फिर आप 300 में 14 का भाग दे लेना, बात वही है, 2 से कट जाएगा, 150/7 यही आएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया यदि x बराबर ये है तो इसका मान क्या होगा? देखो दोस्तों, जब भी अनंत पद की सीरीज होती है और प्लस का साइन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है √4n+1, और अगर प्लस का साइन होता है तो +1/2। n का मतलब है जो नंबर यहां लिखा हुआ है, तो यहां नंबर क्या लिखा हुआ है? 4। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूं तो 4 चौका 16 और 1 17, तो √17 + 1/2 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो इस सीरीज में माइनस का साइन होता तो दोस्तों यहां -1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला है कि n इज ग्रेटर देन 2, कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है पर 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है मतलब n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, n की वैल्यू 5 भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो पूछ रहा है कि बताओ ये प्रारूप को विभाजित करने वाला मैक्सिमम नेचुरल नंबर क्या है? वो मैक्सिमम नेचुरल नंबर कौन सा है जिससे कि मैं इसको हमेशा डिवाइड कर पाऊं? दोस्तों अगर मैं इसको देखूं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है n। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसका कलर रेड ले लेते हैं। इनमें कॉमन आ रहा है n, तो यहां बचेगा n² -1 और n-2। या आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया n n+1 इंटू n-1 n-2, ये मैंने लिख दिया। दोस्तों अब इन्होंने कहा है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी है, मतलब 3 तो मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं दोस्तों, तो ये हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 - 1 कितना हो गया? 2, और 3 - 2 कितना हो गया? 1। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं, 4 का मतलब सारी वैल्यू एक एक बढ़ जाएंगी, एक बढ़ाया मैंने तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता हूं तो फिर एक बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3। वो बोल रहे कि वो मैक्सिमम नंबर कौन सा है जिससे कि मैं इसको हमेशा डिवाइड कर पाऊं। तो दोस्तों आप देखेंगे 4 तिया 12 दूना 24, ये आया 24। और ये इसको अगर हम देखेंगे तो ये भी 4 तिया 12 दूना 24, 24 का ही मल्टीपल है 5 गुना। ये भी आप देखेंगे 24 का ही मल्टीपल है, मतलब ये सारे के सारे नंबर 24 के मल्टीपल हैं। मतलब 24 से तो मैं इनको डिवाइड कर ही सकता हूं हर हाल में। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें वैल्यू रख के चेक करनी पड़ती है, और जनरली पहला नंबर जो आता है ना वही हमारा आंसर होता है। तो 24 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक टैंक को 4 पाइप एबीसीडी से खोला गया है, जिनमें से 2 पाइप टैंक को भरने के लिए हैं और 2 एम्प्टी करने के लिए हैं। वे सभी अलग अलग अपने काम को, मतलब कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है वो हमको नहीं दिया, जो भी काम वो कर रहे हैं वो कितने कितने टाइम में करते हैं, 10, 15, 20 एंड 30। जब टैंक खाली होता है तो इसे भरने में 12 घंटे का समय लगता है। अलग अलग तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन सबको मिला के कितने घंटे लग रहे हैं, 12। अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो ये 12 घंटे किसका टाइम है, ए बी सी डी चारों का। ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमसे पूछा गया ज्ञात करो खाली करने वाली पाइप कौन कौन से, ए बी सी डी इन्होंने नाम हमें दे रखे हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला स्टेप होता है एलसीएम 60, डिवाइड करेंगे 6, डिवाइड करेंगे 4, डिवाइड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 2 और डिवाइड करेंगे 5। इसका मतलब ये तो हमें पता लग गया कि ये चारों के चारों मिलके 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। भरेंगे, खाली तो नहीं करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, भरेंगे तो तब जब भरने वालों की कैपेसिटी ज्यादा और खाली करने वालों की कम हो। तो अगर मैं यहां पर एक अजम्पशन लेके देखूं कि ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले हैं, तो आप देखेंगे ये दोनों भरेंगे 10 लीटर और ये खाली करेंगे 5 लीटर, इसका मतलब 5 आ जाएगा। इसका मतलब खाली करने वाले पाइप सच में सी और डी ही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों सोचा। दोस्तों, अगर मैं मैक्सिमम वाले को भरने वाला ले रहा हूं तब जाके वो 5 भर रहे हैं। अगर मान लो ये 5 की जगह मैं जब मैक्सिमम भरने वाला लेता और ये नंबर ज्यादा आ जाता तो फिर मैं दूसरे पे शिफ्ट करता, लेकिन मैंने मैक्सिमम भरने वाले को लिया क्योंकि मुझे टंकी को भरना है। नहीं तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो कि ए और बी खाली करने वाले हो सकते हैं या दोस्तों अगर ये खाली करने वाले होते तो खाली ज्यादा होता और भरता कम, कभी टंकी भर ही नहीं पाती। तो यहां पर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, 24 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक ठोस तांबे के गोले को 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बेलनाकार रोड में बदला जाता है। मतलब हमारे पास एक 24 रेडियस का एक ठोस गोला है, स्फेयर है, ये स्फेयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 24, और इसको हमने क्या बदला है, एक बेलनाकार रोड में बदला है। ये बेलनाकार एक रोड ले ली हमने, इसमें हमने बदला है, जिसकी लंबाई हमको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि रोड के टोटल सरफेस एरिया का, मतलब इसका गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे क्या अनुपात है। दोस्तों सबसे पहले मुझे बताओ, जब हम एक आकृति को दूसरी में बदलते हैं तो क्या बराबर होता है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 24 का क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मुझे नहीं पता तो मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, और एच कितना दे रखा है 32। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से कट गया पाई। देखो यहां पर अगर हम देखें तो 4 से कटेगा ये 8 बार, और आप देखेंगे ये 3 इधर जाएगा तो 8 तिया 24 बन जाएगा। इस 3 को मैं इधर भेज रहा हूं तो ये 8 तिया 24 बन गया, और 24 से ये 3 पावर अब कितनी रह जाएगी, 2। ये 3 इधर गया 24, एक 24 को हटा दिया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 24 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब रेडियस जो है सिलेंडर की वो भी 24 ही आ गई है। इसका मतलब इसकी रेडियस भी 24 है, इसकी रेडियस भी 24 है, मतलब मैं दोनों की रेडियस को सेम ले रहा हूं। तो हमसे पूछा है रोड के टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों रोड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर कितना है 24, एच प्लस आर, एच कितना है 32 प्लस आर, आर कितना है 24। तो रोड के टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, उसका गोले के टोटल सरफेस एरिया से जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 24 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। 2 पाई से ये कट गया 2 बार, एक 24 से एक 24 कट गया, इसका टोटल हो गया आपका 56, और नीचे की तरफ है देखो 56 को 8 से काटेंगे 7 बार, और 8 से ये कटेगा 3 बार, तो 3 दूना 6, ऊपर है 7, 7:6। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, एक को 15% के लॉस पर, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर सेल करता है। देखो ये जो है वो 2 घड़ियों की सेलिंग प्राइस है, मिलाकर के सेलिंग प्राइस है। तो वह पाता है कि हर घड़ी का एसपी सेम है। दोस्तों सेलिंग प्राइस को सेम रखना है। अब पूछ रहा है कि पहली घड़ी का मूल्य क्या है, मुझे नहीं पता पहली घड़ी का मूल्य क्या है। मैंने पहली घड़ी की सीपी मान ली CP1 और दूसरी की मान ली CP2।
मुझे बताओ पहली घड़ी को अगर 15% लॉस पर बेच रहा है, इसका मतलब 15% कम में बेच रहा है। कम करना है इसका मतलब 85% पे बेच रहा है। और दूसरी घड़ी को 19% प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब 19% ज्यादा करना है, 119%। और ऐसा करने पर जो ये सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दी गई है कि बराबर, उसने कहा विक्रय मूल्य समान है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 17 से ये कटेगा, यहां से आप देखेंगे 17 से कटेगा 5 बार और 17 से कटेगा 7 बार। तो CP1 और CP2 का रेशो हमारे पास क्या आ गया, 7:5। उल्टा हो जाता है। तो दोनों की मिला के CP कितनी हो गई, 12, जबकि दोनों की मिला के CP हमको कितनी दे रखी है, 480। तो 12 की वैल्यू 480 है, एक की वैल्यू 40 आ गई, पहले की पूछी है, तो अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की बात आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है DI का, डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, कैसे हमें आंसर करना चाहिए, दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। ऑलरेडी लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो बन चुका है, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोगों ने कोई बात नहीं की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका कीमती टाइम फालतू की बातों के लिए जाया जाए। आप लोग जिस उद्देश्य के लिए, जो ऑब्जेक्टिव आपका है कि आपने एसटी दिया है, अब आपको एनालिसिस करना है कि आपकी अप्रोच क्या थी, किस तरीके से करना है। देखो यहां पर भी मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, जो बता रहा हूं करना अलग तरीके से होता है, और मेरे को जब एक्सप्लेन करना है तो मुझे सभी स्टूडेंट को टारगेट लेके करना है। देखो हमारा क्वेश्चन है कि 19, ये एक डेटा दिया है, रीड द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ 2 कंट्रीज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। दो अलग अलग देश है जिसको इन्होंने लिखा है एक्स और वाई। एक्स के लिए ऐसा तिकोना बना है और वाई के लिए स्क्वायर बना है। इसके लिए काइट है और इसके लिए स्क्वायर है। एक्स के लिए काइट है, वाई के लिए स्क्वायर है। आप सबको ये विजिबल होगा मेरे ख्याल में। जिनको विजिबल नहीं है वो मैं बताऊंगा, आपके पास एसटी होगी, आप एसटी देख सकते हैं, है ना। तो ये जो संडे को, जो पिछले संडे को हुआ था, आज 14 तारीख है ना, तो 12 तारीख को जो हुआ था, क्योंकि आज वीडियो मैंने पहले, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी बनाया था, पर वो वीडियो म्यूट रह गया, उसके अंदर ऑडियो ही नहीं आ पाया। सॉल्यूशन पूरा मैंने दे दिया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो दिया है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट। इस बात का ध्यान रखना, जो रेशो दिया है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया है, रेशो है, वैल्यू नहीं है, रेशो है, इस बात को ध्यान रखना। इन्होंने कहा यदि 1995 में देश एक्स के इंपोर्ट, तो देखो 1995 ये हो गया, इस 1995 के अंदर ये 93 का डेटा है, ये 94 का डेटा है, ये वाला डेटा जो है वो 95 का है। तो वो कह रहा है 1995 में देश एक्स, एक्स कौन सा हो गया, तिकोना वाला, ये वाला हो गया, 0.68 हो गया। इसके इंपोर्ट देखो, एक्स मतलब 0.68, 0.68 को मैं क्या लिख सकता हूं, 68/100, ये लिख सकता हूं। ये क्या चीज दे रखी है हमको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दे रखा है, 0.68 को मैंने लिख दिया 68/100। इसने बोला देश एक्स के इंपोर्ट और 2000 में देश वाई के एक्सपोर्ट। 2000 वाई ये रहा, 2000 ये रहा, और वाई की बात कर रहा है दोस्तों, वाई मतलब ये वाला 1.1 हो गया, 1.1 हो गया। तो 1.1 हमको दे रखा है, 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10। ये किसका रेशियो दे रखा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ये दे रखा है 1995 का देश एक्स का, और ये मैंने निकाला है 2000 में देश वाई का। उन्होंने बोला है 2000 में देश वाई के इंपोर्ट क्रमशः इतना इतना है। देखो इसका तो दिया था इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब ऊपर वाली, ये तो हमको दे रखा है 6.8, और हमको दूसरे का दे रखा है, वाई का दे रखा है एक्सपोर्ट, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है 10। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2000 में कंपनी वाई के इंपोर्ट, 2000 में वाई के इंपोर्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 2000 में वाई का इंपोर्ट मतलब ये वाला, 1995 में देश एक्स के एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट ये वाला हो गया, इस वैल्यू से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों मुझे बताओ 68 की वैल्यू 6.8 है, मतलब पॉइंट लगाए तो क्या 100 की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी या पॉइंट लग जाएगा। और यहां पर 10 की वैल्यू 10 है, तो 11 की वैल्यू क्या हो गई, 11। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि 11 जो है वो 10 से कितना परसेंट ज्यादा है। दोस्तों कितना ज्यादा हुआ, 1 कितने पे, 10 पे, मतलब 10% हमारा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
0.68 को मैंने लिखा है 68/100 और 1.1 को लिखा है 11/10। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो है दोनों ही जगह, हर जगह वही है। इन्होंने हमको इसका तो दे दिया है इंपोर्ट का डेटा और इसका दिया है एक्सपोर्ट का। तो दोस्तों अगर ये वैल्यू मेरे पास है तो ये निकल जाएगी और ये वैल्यू मेरे पास है तो ये निकल जाएगी। उन्होंने पूछा है कि बताओ ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में देश एक्स के विषय में एक्सपोर्ट के मूल्य इंपोर्ट के मूल्य से अधिक थे। अब देखो ध्यान से सुनना, रेशो दिया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये रेशो दिया है। वो बोल रहा है कि एक्सपोर्ट जो है ये इंपोर्ट से कम था, इससे कम था, इससे अगर ये कम होगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अगर मैं ज्यादा में कम का भाग दूंगा तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो 1 से ज्यादा दे रहा है। देखो 1997 की अगर हम बात करें 1997 तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है, कम है। 2000 की अगर हम बात करें 2000 तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2000 के अंदर ये वैल्यू 1.2 थी। बाकी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई नन ऑफ दीज या ऑल ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया। तो 2000 आ गया, ये मेरा सवाल। आप इस बात को समझें, उसने कहा था कि एक्सपोर्ट का मूल्य इंपोर्ट से कम है, मतलब एक्सपोर्ट कम है, ये कम रखना है और ये ज्यादा रखना है। दोस्तों अगर ज्यादा में कम का भाग देंगे तो 1 से तो ज्यादा वैल्यू आएगी ना, बस वही ऑप्शन तलाशना था। क्वेश्चन नंबर 74। 1997 में देश Y का एक्सपोर्ट इतना है तो देश X के लिए इसी वर्ष में आयात का मूल्य क्या होगा। दोस्तों X और Y का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो एक एक कंट्री का दिया गया है। मैं Y से इंपोर्ट से, Y के एक्सपोर्ट से Y का इंपोर्ट निकाल सकता हूं, लेकिन X का थोड़ी ना निकाल सकता हूं। तो ये तो गलत है, कांट डिटरमाइन। ये रेशो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया है, तो अगर मेरे पास किसी देश का इंपोर्ट है तो मैं एक्सपोर्ट निकाल लूंगा, एक्सपोर्ट है तो इंपोर्ट निकाल लूंगा, पर मैं एक देश से दूसरे का कैसे निकाल सकता हूं, वो तो नहीं निकाल सकता। और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 1 घंटे का वीडियो बन ही गया। इन्होंने कहा है 1999 में देश वाई के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशो। देखो 1999 ये हो गया, इसमें देश वाई, वाई मतलब स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला ये वैल्यू हो गई 0.85 का रेशो। ये क्या आ गया, 1995 में देश एक्स के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशो, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये सब यहां से यहां तक सब मिस प्रिंटिंग। यहां पर आ जाएगा 1995 में देश एक्स के लिए रेशो, 1995 में देश एक्स का रेशो हो गया 0.68 से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब वो पूछ रहा है कि भाई 0.85, मैं यहां लिख देता हूं, वो पूछ रहा है कि 0.85 जो है वो 0.68 से कितना परसेंट अधिक है। तो अगर परसेंटेज निकालने तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 17 से कट गया 4 बार, 17 से कट गया 5 बार। दोस्तों कितना अधिक हो गया, एक कितने पे, 4 पे, 1/4 का मतलब 25%। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। दोस्तों बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए, बेसिक आप लोगों को पता होंगे तभी आप इस चीज को समझ पाए होंगे। जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है उसको लेके आप परेशान ना हो, जो आपका हो गया है उसको हमने कैसे किया, डीआई के क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे रेशो दे देता है और स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इसमें कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ, चैनल के साथ में। दोस्तों वैसे मैं यहाँ पर जो है मदर्स एजुकेशन हब जो गोपालपुरा ब्रांच है उसमें मेरी क्लासेस रहती है मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7। तो मैं डेली की डेली तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन संडे को मैं आप लोगों को सॉल्यूशन एसटी का जरूर दिया करूंगा और कोशिश करूंगा कि डेली हर संडे को 5 बजे आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाए। 3 से 4 लास्ट शिफ्ट रहेगी, तो 5 बजे आप लोगों को चैनल पर इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आप लोग मैथ्स विद मोहन गुप्ता ये चैनल है, इस चैनल पर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और मदर्स एजुकेशन हब मैथ्स विद मोहन गुप्ता इस चैनल पर भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको मदर्स के चैनल पर भी सॉल्यूशन मिलेगा। आप कहीं से भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं कुछ टॉपिक के बारे में भी वीडियो डालूंगा, तो वो भी आप लोग देखिएगा और अपने आप को अपडेट रखिएगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।